हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, तब तक वीडियो ब्रेक हो गया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई है। पहला ऑप्शन है मौर्य काल के दौरान, दूसरा ऑप्शन है गुप्त काल के दौरान, तीसरा है चोल काल के दौरान और चौथा है संगम काल के दौरान। शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत में गुप्त काल के दौरान शतरंज का खेल शुरू हुआ और ये जो है उस समय इस खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में जो है शतरंज को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चतुरंग, इसका एक और नाम है, वो भी लिख देता हूँ। चतुरंग के नाम से जाना जाता है। वैसे शुरुआत में शतरंज को अष्टपद कहा जाता है। अष्टपद, अष्ट, और जो खेले होंगे पता होगा अष्टपद क्यों कहा जाता था। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले फारसी व्यक्तियों ने इस खेल को देखा और तब जो है इसे शतरंज का नाम उन्हीं लोगों ने दिया है, फारसी लोग। इसके अलावा इसके बारे में ये भी है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों में शतरंज के समान जो है एक बोर्ड प्राप्त हुआ है, जो कि इस खेल का प्रमाण है। इससे भी कर सकते हैं। तो शतरंज का खेल की उत्पत्ति जो है, भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति जो हुई है वो गुप्त काल के दौरान हुई है। आंसर ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया? 226 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 426 ईसा पूर्व और 526 ईसा पूर्व। सवाल बहुत सिंपल है, सबको इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर तृतीय या मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। मैसिडोनिया की राजधानी पेला में, और इन्होंने जो है मैसिडोनिया का शासक भी था। मैसिडोनिया का शासक ये 336 से 323 ईस्वी पूर्व तक रहा था और इन्होंने फारसी साम्राज्य को भी पराजित करता है। अपने शासनकाल का अधिकांश समय एशिया और उत्तर पूर्व अफ्रीका में सैन्य गतिविधियों में ये व्यतीत करते हैं और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्राचीन विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक की स्थापना करता है, जिसका विस्तार इन्होंने जो है यूनान तक, यूनान से पश्चिमोत्तर भारत, यूनान से लेकर वेस्टर्न इंडिया पश्चिमोत्तर भारत तक जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पश्चिमोत्तर भारत तक किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करता है और उस समय जो है सिंधु नदी को पार करने के बाद जो है ये तक्षशिला की ओर बढ़ता है, लेकिन तक्षशिला के ओर बढ़ता है, लेकिन बाद में जो है ये झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य के शासक एक रहते हैं जो इन्हें चुनौती देते हैं, पोरस। और हाइडेस्पेसी के युद्ध में जो है सिकंदर ने भारतीयों को परास्त भी करता है। सिकंदर ने पोरस को कैद कर लिया जब इससे भिड़ंत होता है तो, और उन्हें जो है पराजित किया था और पराजित करने के बाद जो है उसके क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दे देता है। सिकंदर भारत में लगभग जो है 19 महीना रहता है और जब तक ये रहता है तब तक युद्ध करने में ही अपना समय बिताता है। और 325 ईस्वी पूर्व में जो है सिकंदर और उसकी सेना पश्चिम की ओर जो है वापस लौट जाता है और वापस लौटते के जाने के बाद ही जो है 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे मृत्यु? सिकंदर की बेबीलोन में होता है। बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है सिकंदर। आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? ह्वेनसांग, या इसका एक और नाम था युआन त्यांग। ये भी कभी कभी रहता है ऑप्शन में या एग्जाम में पूछा जाता है। युआन त्यांग चीनी नाम है।
ह्वेनसांग ये जो है एक चीनी बौद्ध यात्री है, बौद्ध यात्री था जो कि चीन के आरंभिक तांग काल से संबंधित था। 629 ईस्वी में जो है 629 ईस्वी में किसका शासन रहेगा? वर्धन वंश का। 629 ईस्वी में वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आता है और लगभग 13 से 14 वर्ष तक भारत में रहता है। तो 13 से 14 वर्ष यानी 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक जो है ये भारत में रहता है। अच्छा भाई, ह्वेनसांग कैसे आया था भारत? तो ह्वेनसांग जो है मध्य एशियाई मार्ग से होकर भारत आया था और उसने उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मालकोटा और थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, पूरब में सौराष्ट्र वल्लभी वाला इलाका, पूरब में सौराष्ट्र या वल्लभी सॉरी यार, पश्चिम में सौराष्ट्र वल्लभी और पूरब में कामरूप तक की यात्रा की थी। ईस्टर्न में कामरूप तक की यात्रा। और यह जो है इस एरिया में विभिन्न मठों में रहता है और उस समय के विद्वान से संपर्क करता है और इन्होंने लगभग 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी करता है और अध्ययन करने के बाद ये जाते जाते CU जो अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसा आया, वो अपना सारा यात्रा वृत्तांत सियुकी नामक ग्रंथ में लिख देता है और इसमें जो है सियुकी में उन्होंने देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। और अब इसके टाइम में शासक कौन था? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के जीवन और उसकी गतिविधियों, प्रशासन, तत्कालीन धार्मिक शैक्षणिक प्रणाली, इन सब पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है सियुकी में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन है एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, कार्ले। सभी गुफा ही है। सवाल बहुत इजी है लेकिन आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा को लेकर। को बता दूं, जो प्राचीन कालीन कोंकण मौर्यों की द्वीप राजधानी एलिफेंटा को पहले जो है घारापुरी के रूप में जाना जाता था। घारापुरी के रूप में जाना जाता है और यहीं पे जो है एलिफेंटा में ही 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा है और यह 3 सिर जो है शंकर के अलग अलग रूपों में प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये मुंबई के आसपास के क्षेत्र में जो है ये प्रसिद्ध पर्यटक का आकर्षण केंद्र बन गया है। क्यों? इसका वजह यह है जो ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में, उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और भगवान शिव को समर्पित इस गुफा मंदिर की 8वीं शताब्दी में जो है राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खुदाई की गई थी। और राष्ट्रकूट की बात किया मैंने तो जो लगभग 757 से 790 एडी के बीच इस क्षेत्र पर शासन किया था राष्ट्रकूटों ने। एलिफेंटा गुफाएं जो है ये 7 गुफाओं का एक समूह है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण महेश मूर्ति गुफा है। गुफा का जो मतलब मुख्य भाग है बरामदा को छोड़ करके 3 दिशाओं में खुला हुआ है, जो कि लगभग 27 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और वह यह जो है पूरा जो गुफा है यह 6 स्तंभों पर टिका हुआ है और यहाँ पे द्वारपालों की जो है विशाल आकृतियां बना हुआ है जो कि बहुत प्रभावशाली है। इस गुफा में जो है अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदरम, शिव, रावण द्वारा जो है कैलाश पर्वत को जो उठाया गया है, उसके बाद अंधकरी मूर्ति मतलब अंधकासुर का वध वाला फोटो, नटराज शिव की, इन सारे की छवियां प्रदर्शित की गई है, दिखाई गई है।
और सबसे बड़ी बात यह भी है जो आपको मालूम होगा, जो यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है, ये आपको मालूम होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य के प्रति अवंती पथ की राजधानी का नाम क्या था? सॉरी, मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पथ की राजधानी का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य, आपको मालूम होगा जो मगध जो था ये केंद्रीय प्रांत है और पूरे साम्राज्य की राजधानी थी मगध, तो ये बीच में था। और इसमें उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती पथ और पश्चापथ, ये चारों शहर था, NESW। तो नॉर्थ वाले को बोलते थे उत्तरापथ, ईस्टर्न वाले को, पूरब वाले को पश्चापथ, और साउथ वाले को दक्षिणापथ, और पश्चिम वाले को अवंती पथ। पश्चिम वाले की राजधानी जो है अवंती पथ की राजधानी उज्जैन, अवंती पथ की राजधानी उज्जैन था। और ये जो उत्तरापथ है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला था, और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, और पश्चाताप की राजधानी जो था ये कलिंग या तोसली। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसकी राजधानी जो था कलिंग या तोसली। तो इसका मेनली आंसर हो जाएगा, अवंती पथ की राजधानी पूछा है तो आंसर हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? सवाल बड़ा ठीक ठाक सवाल है, आपको डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए। मंदिरों का सही कालानुक्रम पूछा है, तो ये तभी होगा जो ये मंदिर किसने बनवाया और उसका शासनकाल कब था, ये आपको मालूम होगा तभी ये बन पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए है लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर जो है, लक्ष्मण मंदिर की अगर बात करें तो महाबलीपुरम में तटीय मंदिर पहले बना है, लेकिन पहले बात ही कर लेता हूं। लक्ष्मण मंदिर की जहां तक बात करें तो लक्ष्मण मंदिर चंदेल राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में जो है बनवाया गया। और यह जो है लक्ष्मण मंदिर, यह नागर शैली का मंदिर है जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए जो है सीढ़ी बनाई गई है। कैसे पहुंचेगा? सीढ़ी रहेगा तभी तो भाई। तो ये हो गया 954। कामाख्या मंदिर की और जहां तक बात करें तो ये तो 17वीं शताब्दी में बनाया गया, 17वीं शताब्दी की बात है ये, तो ये बहुत मतलब नजदीक की बात है। तटीय मंदिर की जहां तक बात करें तो तटीय मंदिर जो है, अच्छा 17वीं शताब्दी बोले तो इसका मतलब 1601 से लेकर 1699 की बात हो रहा है। ठीक है, तटीय मंदिर की बात करें तो तटीय मंदिर महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह वर्मन के नाम से भी जाना जाता था। तो अब बात नरसिंह वर्मन द्वितीय बनाया है इसको, इसका शासनकाल कब तक रहा था? इसका शासनकाल जो है 700 से 728 एडी तक शासन करता है। ठीक है, 7वीं शताब्दी हो गया। फिर अब बात करते हैं मोढेरा की। तो मोढेरा सूर्य मंदिर जो है, मोढेरा सूर्य मंदिर जो है ये, इसका निर्माण 1026 ईस्वी में, सॉरी यार एक मिनट, 1026 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो अब देखिए इसका अगर क्रम लगाएं तो पहला हो जाएगा क्या, 7वीं शताब्दी में, यानी तटीय मंदिर। तो पहला हो जाएगा तटीय मंदिर, उसके बाद हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर, उसके बाद हो जाएगा मोढेरा सूर्य मंदिर, उसके बाद कामाख्या मंदिर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? मत विलास प्रहसन, ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, अग्निमित्र, भगवती, नरसिंह वर्मन द्वितीय। आपको बता दूं जो मत विलास प्रहसन ये जो है नाटक है। ये नाटक किसका है भाई? तो यह जो है तमिलनाडु में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पल्लव शासक जिसका नाम रहता है महेंद्र वर्मन प्रथम, उनके द्वारा 2 उत्कृष्ट अभिनय नाटक लिखा गया है, जिनमें एक है मत विलास प्रहसन और ये जो है एक लघु संस्कृत नाटक है। क्या हो गया यार? लघु संस्कृत नाटक है। और ये जो है
मतविलास प्रहसन, और दूसरा कौन था? दो उत्कृष्ट ग्रंथ ये लिखे हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, दो उत्कृष्ट अभिनय नाटक है ये, इसमें व्यंग है। मतविलास प्रहसन जो है एक व्यंग रचना है जो अधर्मी कपालिका और पशुपति सेवित पंथ, बौद्ध और जैन धर्म के विचित्र पहलुओं पर जो है ये व्यंग कसता है। इसका दूसरा जो था, इसके द्वारा दूसरा नाटक जो था वो था भोग वध जुका। भोग वध, अरे यार पेन तो चलो, क्यों ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम? एक मिनट। भोग वध जुका जो है महेंद्र वर्मन प्रथम, एक मिनट, महेंद्र वर्मन प्रथम की, चलो यार नहीं चल रहा है, वैसे ही कर देता हूं, बता देता हूं। भोग वध जुका जो है ये दूसरा नाटक है महेंद्र वर्मन प्रथम की। मतविलास प्रहसन के बारे में आपको बता ही दिए, एक व्यंग रचना है ये। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये ऐसा कैसे होगा? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तो तमिल साहित्य का जनक जो है, तमिल साहित्य का जनक किसको माना जाता है? तो आपको बता दूं, जो तमिल साहित्य का जनक जो है तमिल स्रोतों के अनुसार ऋषि अगस्त को माना जाता है। ऋषि अगस्त को जो है तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आलमगीरपुर के बारे में। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल है, जो कि हड़प्पा बड़ा काल से यमुना नदी के किनारे विकसित हुआ था ये। और यह जो है आलमगीरपुर जो है ये मेरठ, वर्तमान में जो मेरठ है, मेरठ कहाँ है भाई? यूपी में मेरठ जिले में स्थित है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा माना जाता है। आलमगीरपुर से जो है बहुत सारे पुरातात्विक सामग्री भी मिले हैं, जिनमें कि मृद भांड, पौधों के जीवाश्म, पशुओं की हड्डियां, तांबे के बर्तन, ये सभी यहीं से मिले हैं, पुरातात्विक सामग्री है ये सब। तो हो गया आंसर डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो अब देख लेते हैं भाई, तो देख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक शासन किया था? तो गुलाम वंश शासन किया था 1206 से 1290। 1290 से स्टार्ट हो गया था कौन? खिलजी वंश। कब तक चला था? 1290 से 1320 तक चला था। 1320 के बाद कौन आ गया था? 1320 के आ गया था गयासुद्दीन तुगलक। अरे यार चलो, तो चल रहा था तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। 1320 से 1413 तक, 1413 तक कौन? तुगलक वंश। और उसके बाद जो है 1414 से 1451 तक कौन रहता है? क्या यार, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। चलो ठीक है, बता रहे हो। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक जो सैयद वंश रहता है। उसके बाद आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है, जो कि आपको मालूम ही होगा, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो है लड़ाई होता है और वहीं पे लोधी वंश समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर जो है कह रहा है, जो दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? अच्छा, वो मिलाना पड़ेगा। तो इसका खिलजी वंश, लोधी वंश कब से कब तक? तो लोधी वंश हो जाएगा 1451 से 1526। अब देखिए, तो अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में 1206 और 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को जो है दिल्ली सल्तनत शासनकाल के रूप में जाना जाता था, ये आपको मालूम है। और
इस प्रकार अगर इस सब में आप घटा के देखें तो आपको लग रहा होगा, समय रेखा द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि खिलजी वंश ने अन्य वंशों की तुलना में सबसे कम समय तक शासन किया है। और सबसे कम अवधि तक किसने किया? तो आंसर तो हो जाएगा इसका खिलजी वंश। क्लियर बात? चलिए अगला प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न क्या है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन पीढ़ियां संदर्भित करता है। बहुत इजी सा प्रश्न है। ऑप्शन है हीरे के आभूषण को, काली मिर्च को, हाथी दांत को, मलमल को। आपको बता दूं, जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन पीढ़िया शब्द का तात्पर्य जो है भारतीय काली मिर्च, काली मिर्च से है, जिसको कि मरीच भी बोलते हैं भाई, काली मिर्च से है। रोमन साम्राज्य को हाथी दांत, सूती वस्त्र और कीमती रत्नों के अलावा इसका भी क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन है 33। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले के अनुयायी था? ऑप्शन है कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरावर्दी। दारा शिकोह को सूफियों के कादरी सिलसिला में उसके पीर मुल्ला शाह द्वारा दीक्षा प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा कादरी सिलसिला। लेकिन और थोड़ा जान लेते हैं। और दारा शिकोह जो है एक धर्मनिष्ठ अनुयायी के रूप में उसके बाद जो है यहां से लाहौर में अपने पीर और मियां मीर के लिए दरगाह का निर्माण भी कराया। दारा शिकोह का जन्म जो है वैसे हुआ था, दारा शिकोह का जन्म अजमेर में हुआ था। दारा शिकोह का जन्म जो है, अरे भाई क्या, ठीक है भाई चलो, दारा शिकोह का जन्म अजमेर में हुआ था, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वास था और जिससे कि उसके पिता शाहजहां ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो है प्रार्थना किया था। तो उसी के नाम पे जो है इसका नाम मतलब रखा भी था। दारा को उपद्रव वाले प्रांतों और प्रशासन के थकाऊ कार्यों से दूर रखा गया था, जिससे कि उसे आध्यात्मिक हुनर में अपना समय व्यतीत करने का अवसर मिल गया। और उसने जो है अल्प आयु में ही सूफी रहस्यवाद और कुरान की गहरी रुचि और विद्वता प्राप्त कर लिया था। और 25 वर्ष की अवस्था में ही जो है दारा ने अपनी पहली पुस्तक भी लिखा था। पहली पुस्तक उसका नाम था, नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अब लिखाएगा तब तो, नाम था सफीनत उल ओलिया। सफीनत उल ओलिया, ये अपनी पहली पुस्तक लिखी थी दारा 25 साल की अवस्था में। ठीक है। और इनमें जो है इस पुस्तक में पैगंबर और उनके परिवार, खलीफाओं और तब भारत के लोकप्रिय 5 सूफी सिलसिलों से संबंधित पीरों के जीवन का जो है संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया भाई? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया 26 जनवरी 1565 को। 26 जनवरी 1565 को। अरे भाई पहले पूरा प्रश्न पढ़ लो। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन है मराठा और मुगलों के बीच, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच, मुगल और फ्रांसीसियों के बीच, विजयनगर साम्राज्य और फ्रांसीसियों के बीच। तो तालीकोटा का युद्ध 15 जनवरी 1565 को लड़ा गया। और यह जो था एक जल विहीन युद्ध था, जो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या निकला भाई? परिणाम ये निकला जो विजयनगर हार गया। इसमें विजयनगर जो है हार जाता है। और इस हार ने मराठों से पहले दक्षिण के सबसे महान भारतीय साम्राज्यों में से एक साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया था। और यह युद्ध जो है विजयनगर के हिंदू राजाओं और दक्कन के बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये जो बोले हैं आपको, दक्कन, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा, 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच हुआ था। और इसने 18वीं शताब्दी के अंत तक एक मुस्लिम पैठ की शुरुआत की। ठीक है। और तालीकोटा उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, जो कि बीजापुर शहर के दक्षिणी नॉर्थ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो इसका आंसर तो मेनली हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच जो है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न
35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। देखिए उसी से रिलेटेड है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था भाई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। अब भाई इसके बारे में तो थोड़ा बहुत मालूम ही होगा, पहले इसको टिक कर देते हैं पेन अगर चले तो। जब दक्षिण में मोहम्मद तुगलक की शक्तियां समाप्त हो रही थी तब दो हिंदू राजकुमार हरिहर और बुक्का ने वर्ष 1336 में कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1326 ईस्वी में। और इन दोनों ने ही जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और शीघ्र ही इन्होंने उत्तर दिशा में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी के बीच जो है इस पूरे क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लेता है। विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती शक्ति के कारण जो है कई शक्तियों के बीच जो है टकराव भी होता है और बहमनी साम्राज्य के साथ इन्हें युद्ध भी लड़ना पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा की अगर बात करें, ये लोग तो स्थापना कर दिए थे, लेकिन प्रसिद्ध राजा की बात करें तो वो प्रसिद्ध राजा ये थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय थे और इनके शासनकाल के दौरान जो है विजयनगर का राजवंश जो है एपेक्स पर पहुंच जाता है, शिखर पर पहुंच जाता है और इन्होंने जितने युद्ध लड़े उनमें सफल रहे हैं। ओडिशा के राजा को पराजित किया था इन्होंने और विजयवाड़ा तथा राजमहेंद्री को अपने राज्य में शामिल किया था। कृष्णदेव राय के बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहन दिया था और उनके कृष्णदेव राय को पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे, जो कि उन दिनों भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली लोग व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर चुके थे इस टाइम में। और कृष्णदेव राय न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक नाटककार और विद्वान भी थे। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य ने प्रसिद्धि हासिल की और उनके उत्तरवर्तियों द्वारा जो है चित्रकला, शिल्पकला, नृत्य, संगीत को भी काफी प्रोत्साहन दिया गया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आकर्षण, दयालुता, आदर्श प्रशासन आदर द्वारा जो है लोगों को प्रश्रय प्रदान भी किया। लेकिन आगे चल के कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो सबको एक न एक दिन होना ही है, तो इसका मृत्यु हो गया। अच्छे आदमी थे। 1529 में 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के साथ जो है विजयनगर साम्राज्य जो है पतन विजयनगरी साम्राज्य की शुरू हो जाती है। और यह जो है साम्राज्य लगभग 1529 में इसकी मृत्यु हुई है। 1565 में जो है पूरी तरह से जो है ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जब आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही के संयुक्त प्रयासों द्वारा जो है तालीकोटा में राम राय को पराजित किया गया और इसके बाद यह साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। तो ये रही बात विजयनगर की बात, हिस्ट्री है। अगर बात छोड़ेंगे तो बहुत दूर तक चला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था, कौन किया था भाई? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। आपको बता दूं जो तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था भाई? तो 1605 में। और यह जो है जब तंबाकू जो है जल्द ही जो है आम जन के बीच लोकप्रिय भी हो गया था। अभी भी देखा जाए तो अब खूब खाता है आदमी। और तो हुआ क्या, जो तंबाकू के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव देखने को मिला। इसे देख करके मुगल सम्राट जहांगीर ने 1617 ईस्वी में जो है इस पर प्रतिबंध लगा देता है। तो वही सवाल में पूछा गया है जो किसने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यही जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन है रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। यही चारों का जो है इधर उधर करके दिया हुआ है, तो सबके बारे में जानना आपको जरूरी हो जाता है। फिर यहाँ पे अब जानना जरूरी हो जाता है तो किस प्रकार से भाई, तो किस प्रकार से जानना जरूरी हो जाता है? तो रामानुज का जो है ये रामानुज 1017 से 1137 ईस्वी तक रहते हैं। गुरु नानक 1469 से 1539, चेतन 1486 से 1534 और मीराबाई 1498 से 1557।
तो सबसे पहले जो है कौन होगा? सबसे पहले तो रामानुज हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब बात है इन तीनों में, तो इन तीनों में गुरु नानक 1469, चेतन 1486, मीराबाई 1498, तो रामानुज, गुरु नानक, चेतन, मीराबाई, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है गुप्तकालीन साहित्य कृति नीतिसार के रचनाकार है। नीतिसार के रचनाकार कौन है भाई? नीतिसार, जिसे कामंदकीय नीतिसार के नाम से भी जाना जाता है, यह राजशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता का नाम जो है कामंदकी या कामंदक, जो भी, तो यहाँ पे ऑप्शन कामंदक है तो कामंदक को टिक लगाइए, कामंदक है, और जिससे कि यह कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ कामंदकीय नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, और यह ग्रंथ कोटिल के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों जो थे, कोटिल का अर्थशास्त्र किस पे आधारित था? राजनीति विद्या पे आधारित था, उसका प्रतिपादन करता है यह ग्रंथ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कामंदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट की बात करें तो 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के उत्तर में 60 मील दूर स्थित पानीपत में किसके बीच? मराठा साम्राज्य की उत्तरी अभियान सेना और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली और उसके दो भारतीयों मुस्लिम सहयोगी थे, दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब सुजोदला, इसके गठबंधन के बीच जो है ये लड़ा गया था यह युद्ध के कारण की बात करेंगे तो बहुत था। मराठा कटक से लेकर अटक तक मराठा साम्राज्य फैल गया था, जिसकी वजह से जब वहां पे भी अपना शासन जमाना चाह रहा था। तो इस युद्ध में जो है मराठों की हार होती है और उनके 40,000 सैनिक मारे गए, जबकि अब्दाली की सेना में जो है 20,000 सैनिक मारे गए थे, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और इस पराजय से जो है मराठों की प्रतिष्ठा को काफी क्षति पहुंची है, जिन्होंने कि इस युद्ध के बाद जो है उत्तर भारत में वर्चस्व ही खो देता है, और जिसके चलते ब्रिटिश अपने वैश्विक शक्ति के विस्तार का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है। आपको लग रहा है जो मराठा साम्राज्य अगर रहा था तो इतना जल्दी प्रवेश कर जाता ब्रिटिश तक? नहीं कर पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 39 का सी। 40 का नंबर प्रश्न क्या है? भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तोपों का प्रयोग, ऑप्शन है अकबर, कृष्णदेव राय, बाबर, टीपू सुल्तान। अकबर, कृष्णदेव राय, बाबर, टीपू सुल्तान। अब देखिए क्या है, तो आपको बता दूं, जो बाबर को जो है भारत में तोपों का सर्वप्रथम उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, जो कि किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर ने बारूद, बंदूकों और तोपों का इस्तेमाल किया था, जिसका उपयोग भारत में जो है बाबर ही जो है पहली बार तोप का प्रयोग किया था। और 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध जो है, मतलब पानीपत का युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि ये पानीपत एक युद्ध हुआ, पानीपत नामक छोटे से एक गांव में शुरू हुआ, जिससे कि अब उत्तर भारत में हरियाणा राज्य के रूप में जो जान रहे हैं अपना लोग वो है। और यह युद्ध जो है भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी में जो है तोप का इस्तेमाल किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न क्या है? प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। आपको बता दूं, जो 1571 ईस्वी के दौरान जो है मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी जो थी प्रशासनिक प्रणाली थी। इसका आंसर तो हो जाएगा आपका अकबर। लेकिन मनसबदारी है क्या भाई? तो मनसब जो है ना, मनसब अरबी मूल शब्द है ये मनसब, जिसका अर्थ होता है रैंक, पद। इसको इतना मनसब दिया गया, उसको इतना मनसब दिया गया। तो मनसबदारी सरकारी अधिकारियों की रैंकिंग की जो है एक प्रणाली थी, जो कि नागरिक और सैन्य कर्तव्यों को निर्धारित करती थी, और इससे उसकी हैसियत का पता चलता था। अकबर ने इस शासन प्रणाली की शुरुआत जो है शाहबाज खान की मदद से की थी। ये नाम याद रखिएगा, शाहबाज खान। हालांकि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मंगोलों के द्वारा जो है पहले की गई थी, मंगोलों में चंगेज खान के द्वारा। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत जो है बाबर और हुमायूं द्वारा की गई थी, लेकिन अकबर ने इसे नागरिक और सैन्य प्रशासन के आधार के रूप में प्रणालीबद्ध किया।
मनसबदारों ने मुगल साम्राज्य में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग का गठन किया, पर जिसका परिणाम ये निकला जो पूरा शासन नौकरशाही के साथ साथ सैन्य क्रम में भी जो है मनसब के तहत संगठित किया गया। मनसबदार की नियुक्ति और पदोन्नति जो है अकबर के हाथों में थी, जो कि अपनी इच्छा शक्ति पर उन्हें पद से निष्कासित भी कर सकता था। और ज़्यादातर मनसबदारों की भर्ती जो है मीर बख्शी की सिफारिश पर की गई थी। करते थे वो, लेकिन सिफारिश किसी और कराता था, मीर बख्शी कराता था। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। क्या है भाई, देखो इसको। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। ऑप्शन है कुतुब मीनार में, अलाई दरवाजा में, बलबन के मकबरा में, ताजमहल। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब हॉर्स सुआर का प्रयोग जो है पहली बार अलाई दरवाजा में किया गया था, जो कि वर्ष 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया एक शानदार प्रवेश द्वार है ये अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार का जो है एक भाग है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर के 3 द्वार भव्य नुकीले मेहराब दर्शाते हैं, जो कि घोड़े की नाल के आकार के हैं और बगल के खुले हिस्से से ऊपर उठे हुए हैं। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग जो है बहुत मतलब सौंदर्य प्रदान करने के साथ ही गुंबद जैसी संरचनाओं का सहारा देने के लिए भी मतलब काम किया गया है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार किसमें किया गया, तो अलाई दरवाजा में किया गया। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है। जहांगीर का आगरा, बाबर का काबुल, अकबर का सिकंदरा, हुमायूं का दिल्ली। का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है पहला ही होगा, क्योंकि मुगल शासक जहांगीर का मकबरा आगरा में नहीं बल्कि लाहौर में स्थित है, और बाबर का काबुल में सही है, अकबर का सिकंदरा में सही है, हुमायूं का दिल्ली में बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ए। 44 नंबर प्रश्न क्या है, 44 नंबर प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए मुस्तकराज विभाग की स्थापना की। ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। अब इसकी बारे में आपको बता दूं, जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व एकत्रित करना शुरू किया, और उन्होंने ही जो है इस प्रणाली को लागू करने के लिए दीवान ए मुस्तकराज नामक एक अलग विभाग का जो है गठन किया था। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक कहा जाता है, जनक माना जाता है। ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, मिनहाज ए सिराज, अबुल फजल, अमीर खुसरो। आपको बता दूं जो कव्वाली के जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो जो है ये 1254 से 1325 ईस्वी तक रहते हैं यहाँ पर धरती, और वह जो है एक सूफी और अन्वेषक थे। अन्वेषक समझते हैं, इन्वेस्टिगेटर। और इन्होंने जो है मतलब अमीर खुसरो ने कव्वाली के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया। मूल रूप से कव्वाली को अल्लाह की प्रशंसा में गाया जाता था। भारत में कव्वाली का आगमन जो है 13वीं शताब्दी के आसपास फारस से हुआ है, और सूफियों ने अपने संदेश के प्रसार के लिए जो है इसका प्रयोग मैंने किया है। और यह गीत रचना के किसी रूप में बजाय गायन की एक मतलब विद्या है। अपनी प्रस्तुति में कव्वाली एकल और समवेत गायन का आकर्षक और रेवेंज अदल बदल उपयोग को दर्शाते हैं। इसका आंसर जो है मेनली 45 का अमीर खुसरो हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। ये सवाल पूछा गया है बार बार, बीपीएससी में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अष्टप्रधान ऑप्शन है संभाजी द्वारा, ताराबाई द्वारा, शिवाजी द्वारा, बालाजी विश्वनाथ द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है जो ऑप्शन में चारों का चारों जो दिया हुआ है ये मराठा साम्राज्य का दिया हुआ है, तो बहुत इजी हो गया ये सवाल इसलिए भी। तो इसका आंसर जो है शिवाजी होगा। शिवाजी एक महान प्रशासक थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने मराठा साम्राज्य पढ़ाया हूँ, आप उस वीडियो को जाके अच्छे से देखिए। शिवाजी एक महान प्रशासक थे। उन्होंने प्रशासन की एक मजबूत प्रणाली की नींव रखी, और शासक की सहायता के लिए जो है इन्होंने अष्टप्रधान नामक एक सलाहकार मंत्रिपरिषद का गठन किया था। अष्टप्रधान में जो है 8 अधिकारी रहते थे, जिनमें कि पेशवा, सरे नौबत, अमात्य, बाकनवीस, सचिव, कितना हो गया 5, सुमंत,
और छठा न्यायाधीश, न्यायाधीश और पंडित राव। पेशवा, सरे नौबत, अमात, वकियानवीस, सचिव, सुमन, न्यायाधीश और पंडित राव। कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 8, जिसमें कि पंडित राव और न्यायाधीश ये दोनों जो हैं, ये दोनों सेना में भाग नहीं लेते थे, नहीं तो जितने भी अधिकारी हैं ये सबको युद्ध में भी जाना पड़ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, शिवाजी द्वारा जो है अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई। अगला प्रश्न है जो सखी ग्रंथ अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? ऑप्शन है गुरु नानक, रामानंद, चेतन, कबीर। आपको बता दूं जो 15वीं सदी में जन्म हुआ था संत कबीरदास, जो कि एक भारत के प्रसिद्ध संत, कवि और समाज सुधारक थे, और उनके रचनाओं और कविताओं में ईश्वर की महानता और एकता का वर्णन मिलता है। कबीरदास जो है किसी भी धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे और सभी धर्मों को स्वीकार करते थे। उन्होंने सबका मालिक एक अवधारणा का प्रचार किया। अभी देखते हैं ना, साईं बाबा का रहता है सबका मालिक एक, लेकिन कबीरदास पहले ही बोल रहे। संत कबीर अपने समय के उत्कृष्ट कवि थे। उनके लेखन ने भक्ति आंदोलन को काफी प्रभावित किया। उनके कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की में जो है, मैं बता दूं आपको तो सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक, कबीर ग्रंथावली, ये सब है। सवाल पूछा है अनुराग सागर और बीजक, अच्छा तीनों है। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? ये कबीर के हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। कबीर के द्वारा जो है कबीर पंथ के नाम से जाना जाने वाला एक धार्मिक समुदाय स्थापित किया गया था और इस पंथ के सदस्यों को कबीरदास के अनुयायियों के रूप में, कबीर पंथी के रूप में जाना जाता है अभी भी। और ये जो है सभी धर्मों के व्यक्तियों द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है इन्हें, और कबीर की शिक्षाएं आज भी जीवित है तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदान की जा रही है। कबीरदास की विचारधारा वैष्णव संत स्वामी रामानंद से बहुत प्रभावित थी, जिन्होंने कबीर को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। रामानंद, ठीक है। गुरु नानक और चेतन के बारे में आप जानते होंगे भली भांति, नहीं तो बात करेंगे दूर तलक जाएगी फिर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? भाई त्रिपक्षीय संघर्ष सारा मैं अच्छे से बता चुका हूं, वीडियो को पूरा देखिए, मजा आ जाएगा। तो 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज, जो पहले जो है ना उस टाइम में संप्रभुता का प्रतीक था, इस पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य जो है चाहते थे, संघर्ष करते थे। कौन कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों जो है संघर्ष करते थे। इसका आंसर तो हो जाएगा आपको, कौन शामिल नहीं थे तो चोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। पालों का शासन भारत के पूर्वी हिस्सों पर था, जबकि प्रतिहार पश्चिमी भारत, अवंती वाला इलाका पर नियंत्रण रखते थे। राष्ट्रकूटों का शासन जो था ये मेनली दक्कन क्षेत्र पर था। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए ये तीनों राजवंशों के बीच चले संघर्ष को भारतीय इतिहास में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, के रूप में जाना जाता है, ठीक है। त्रिशंकु भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ? ऑप्शन है पटना, सासाराम, रोहिणी, मनेर। चलिए आपको बता दूं, जो बिहार में 1857 का विद्रोह, अब तो झारखंड में है ये वैसे जगह, लेकिन 12 जून को रोहिणी, जो कि देवगढ़ में पड़ता है, जिला है, अब झारखंड में पड़ता है, रोहिणी से, ऑप्शन में है इसलिए मैं बात कर रहा हूं, रोहिणी से जो है 15वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय थे यहाँ पे, यहीं से शुरू हुआ था। इसका आंसर तो हो जाएगा आपको सी। तो इस विद्रोह में 3 अंग्रेज अधिकारी, लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली, कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड और एक सर्जन डॉक्टर ग्रांट, ये 3 मारे गए थे। ये भी याद रखिएगा। कौन कौन मारे गए थे? डॉक्टर ग्रांट, मैकडोनाल्ड और नॉर्मन लेस्ली, ठीक है। तो 49 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपको रोहिणी। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है, ये लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अब पहला ऑप्शन है चौसा का युद्ध 1538, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, ताली कोटा का युद्ध 1565, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। इसके बारे में तो अभी भी आप देखें कह रहे सुमेलित कौन नहीं है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 बिल्कुल सही है। तालीकोटा का युद्ध ये भी इसी अभी ये डिस्कस किए, तालीकोटा का युद्ध 1565 बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ये भी सही है। चौसा का युद्ध जो है बिहार में ही पड़ता है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था और फरीद अल दीन शाह की उपाधि ली थी। तो यही जो है 1538 नहीं बल्कि 1539 होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए, चौसा का युद्ध 1539 में 26 जून 1539 को हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।